Hello everyone, welcome back. So up to now we have completed an idea about the dispersion and spectrum. शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को जब हम किसी प्रिज्म में से पास करते हैं तो प्रिज्म में से पास करने के बाद उनका डिस्पर्शन हो जाता है, वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती हैं और डिफ्लेक्ट होने के बाद जिनका वेवलेंथ ज्यादा है उनका डिफ्लेक्शन कम होता है, जिनका वेवलेंथ कम है उनका डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। इन शॉर्ट, प्रिज्म में से पास होने के बाद जो बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो अपनी कंपोनेंट वेवलेंथ्स में डिवाइड हो जाता है, राइट। और इस डिवीजन के प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्पर्जन, और उसका जो रिप्रेजेंटेशन बनता है वॉल पे या फोटोग्राफिक फिल्म पे या स्क्रीन पे, हम उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के हमने दो टाइप डिस्कस किए, एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। वेल, इन सब के बाद ये सब एक थियोरेटिकल नॉलेज के लिए है। इन सब टॉपिक्स के डिस्कशन के बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अबाउट द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। व्हाट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? हमने एमिशन स्पेक्ट्रम डिस्कस किया। व्हाट इज एमिशन स्पेक्ट्रम? किसी भी ऑब्जेक्ट को, गैस को, मेटल की वेपर्स को, किसी सॉल्ट की वेपर्स को, किसी भी सब्सटेंस को जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं या फिर उस ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो उसमें से एनर्जी एमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जब हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? तो इस पूरे टॉपिक में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मतलब यह है कि हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया है, इस पर्टिकुलर डिस्चार्ज ट्यूब में हमने हाइड्रोजन गैस फिल किया और हाई वोल्टेज करंट पास किया, राइट। लो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। जब 10,000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो वहां से वॉयलेट कलर का लाइट एमिट हुआ। जो वॉयलेट कलर का लाइट एमिट हुआ उसको हमने एक प्रिज्म में से पास किया। प्रिज्म में से पास करने के बाद वो लाइट अपने कंपोनेंट वेवलेंथ में डिवाइड हो गई। जब वो अपने कंपोनेंट वेवलेंथ में डिवाइड हो गई तो हमने उसका एक फोटोग्राफिक फिल्म पे इंप्रेशन बनाया। जो फोटोग्राफिक फिल्म पे इंप्रेशन बनाया हम उसको कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इट्स एज सिंपल एज दिस, राइट। सो व्हाट वी आर सेइंग इज, in the case of hydrogen spectrum, we have taken hydrogen gas in a discharge tube and high voltage current is passed. हमने यहाँ पे 10,000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। यहां से वॉयलेट कलर का लाइट एमिट हुआ। जो वॉयलेट लाइट एमिट हुआ इसको प्रिज्म में से पास किया। प्रिज्म में से पास करने के बाद, इस प्रिज्म में से पास करने के बाद इसका डिस्पर्शन हुआ, मतलब ये अपने कंपोनेंट वेवलेंथ्स में डिवाइड हो गया। उसका फोटोग्राफिक फिल्म पे इंप्रेशन बनाया, उसको कहा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग, अगर आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ध्यान से अगर देखोगे, फोटोग्राफिक फिल्म को ध्यान से देखोगे, इट इज अ डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। व्हाट इज डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम? जब सभी कंपोनेंट वेवलेंथ एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं जैसे रेनबो में, तो हम उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लेकिन अगर कंपोनेंट वेवलेंथ के बीच में डार्क स्पेसेस होते हैं, मतलब कंपोनेंट वेवलेंथ एक दूसरे से वेरी वेल सेग्रीगेटेड होती हैं, तो उसको कहते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी दो तरह का होता है, लाइंस एंड द बैंड्स। एक तो थिन लाइन बनती है या फिर बहुत क्लोजली पैकेट ऑफ लाइट बनता है, पैकेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनता है, तो उसको बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन के केस में जो स्पेक्ट्रम बना, इट वाज अ लाइन स्पेक्ट्रम। जैसे इस पूरे डार्क बैकग्राउंड में ब्राइट लाइंस बनी, राइट। बंडल ऑफ ब्राइट लाइंस वर फॉर्म्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बंडल ऑफ ब्राइट लाइंस वाज फॉर्म्ड? बंडल ऑफ ब्राइट लाइंस का मतलब है, पहले कुछ ब्राइट लाइंस हैं जो एक दूसरे के बहुत पास हैं, देन between each line there is some black space, so we can identify each line as a separate line. उसके बाद there was some space compared to this, यहां के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा स्पेस है, और उसके बाद में
there is another bundle of closely packed lines, right? Between each line there is some space, and again after this bundle of lines there is another bundle of closely packed lines. ये हमें ऑब्जर्व हुआ, राइट? और इस ऑब्जर्वेशन को हमने कहा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बन गया, ठीक है? नाउ व्हाट हैपेंस इज ईच पैकेट और द बंडल ऑफ लाइंस, ईच पैकेट और बंडल ऑफ क्लोजली पैक्ड लाइन इज कॉल्ड सीरीज. इसका मतलब हमने जो पूरी जो फोटोग्राफिक फिल्म है, इस फोटोग्राफिक फिल्म पे ये जो आप देख सकते हो, इस पूरी फोटोग्राफिक फिल्म पे हमने क्या देखा? ब्राइट लाइंस ऑन द डार्क बैकग्राउंड, there is a bundle of closely packed lines, then there is some space, then there is a bundle of closely packed lines, then there is a space. Each bundle or the packet of line is called series. Based on the scientists who discovered them, who studied them, we named them. जैसे first group of lines was discovered by Lyman, right? What do you mean by discovered? photographic film पे दिख तो रही है. well, डिस्कवरी से मतलब हमारा ये है कि उन्होंने ये फाइंड किया कि जो फर्स्ट पैकेट ऑफ लाइंस बन रहा है, ठीक है? सी, ये फोटोग्राफिक फिल्म, पूरा डार्क बैकग्राउंड, इस डार्क बैकग्राउंड में ये एक बंडल ऑफ लाइन बना. तो ये जो बंडल ऑफ लाइंस बन रहा है, ये क्यों बन रहा है? क्योंकि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो उस पर्टिकुलर फोटोग्राफिक फिल्म पे फॉल होती है और उसके बाद वहां पे एक ब्राइट लाइन बन जाती है, इसलिए ये लाइंस बन रही हैं, ठीक है? तो हर लाइन से कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी. विथ एवरी लाइन is because of some electromagnetic radiation. In other words, with respect to each line, there will be some specific wavelength of the electromagnetic radiation. तो जिन साइंटिस्ट ने फर्स्ट बंडल ऑफ लाइंस, फर्स्ट ग्रुप ऑफ लाइंस के वेवलेंथ्स फाइंड किए, वो लाइमन थे, तो उस सीरीज को हमने कह दिया लाइमन सीरीज. सेकेंड सीरीज में जो लाइंस बन रही थी, हर लाइन से कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, मतलब अगर फर्स्ट लाइन बन रही है, अगर कोई भी लाइन बन रही है, तो उस पर्टिकुलर लाइन वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ कितनी होगी. सपोज आई वांट टू मेक दिस पर्टिकुलर लाइन ऑफ द सेकेंड सीरीज. सपोज आई वांट टू मेक this particular line of the second series. तो ये पर्टिकुलर लाइन बनाने वाली कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी. हमें ये फाइंड करना है कि ये वाली लाइन बनाने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका वेवलेंथ कितना होगा, राइट? जिस साइंटिस्ट ने इसको फाइंड किया वो बाल्मर थे, तो उसको हमने बोल दिया बाल्मर सीरीज. अकॉर्डिंगली थर्ड सीरीज की लाइंस को जिसने स्टडी किया, दैट इज पैशन सीरीज. फोर्थ लाइन को जिसने स्टडी किया, ब्रैकेट सीरीज. फिफ्थ लाइन को जिसने स्टडी किया, फंड सीरीज. तो लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड द फंड सीरीज. सीरीज का मतलब बंडल और ग्रुप ऑफ क्लोजली पैक्ड लाइंस, राइट? The scientists who discovered and studied them, based on that, each series was named Lyman, Balmer, Paschen, Brackett and Fund. अब सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें है बाल्मर का. बाल्मर ने क्या किया? बाल्मर ने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव किया, राइट? उन्होंने एक्सपेरिमेंटली सेकेंड सीरीज में आने वाली सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, आई रिपीट, सेकेंड सीरीज में आने वाली सभी लाइंस के लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका वेवलेंथ फाइंड किया एक्सपेरिमेंटली, राइट? और उस वेवलेंथ को फाइंड करने के बाद उसका एक मैथमेटिकल इक्वेशन प्रपोज किया
जिसे आप डायरेक्टली लाइन के नंबर के बेसिस पे वेवलेंथ फाइंड कर सकते हो। उन्होंने फॉर्मूला दिया न्यू बार का मतलब वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू 109,678, it's a constant value, into 1/2 square minus 1/n2 square per centimeter। यहां पे n2 का मतलब क्या है? यहां n2 का मतलब क्या है? यहां n2 का मतलब है 2 प्लस लाइन नंबर। 2 प्लस लाइन नंबर का मतलब, सपोज मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो आपके पास सेकंड नंबर का सीरीज है, ये जो बाल्मर सीरीज आपके पास है, इस बाल्मर सीरीज की सेकंड लाइन को बनाने के लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिक्वायर्ड है उसकी वेवलेंथ कितनी होगी? या शॉर्ट में पूछ लेता हूं, बाल्मर सीरीज की सेकंड लाइन की वेवलेंथ फाइंड करो। तो क्या होगा? यहां पे बाल्मर सीरीज की सेकंड लाइन, बाल्मर सीरीज सेकंड लाइन, तो यहां पे n2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 प्लस लाइन नंबर। कौन सी लाइन फाइंड करनी है? सेकंड। तो n2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। तो हम लिख सकते हैं 1/λ इज इक्वल टू 109,678 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर पर सेंटीमीटर। राइट? इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। ये फॉर्मूला बाल्मर ने प्रपोज किया। मैथमेटिकली अब आपको हर लाइन का वेवलेंथ एक्सपेरिमेंटली फाइंड करने की जरूरत नहीं है। बाल्मर सीरीज की किसी भी लाइन का अगर आपको वेवलेंथ फाइंड करना है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये बाल्मर ने प्रपोज किया। 109,678 which is a constant into 1/n2 square minus 1/2 square minus 1/n2 square पर सेंटीमीटर। और जो n2 का वैल्यू है वो होता है 2 प्लस लाइन नंबर। अगर मुझे थर्ड लाइन का वेवलेंथ फाइंड करना होता, बाल्मर सीरीज थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, तो थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज के लिए हम क्या करेंगे? n2 विल बी इक्वल टू 2 प्लस लाइन नंबर कितना है? 3, तो टोटल हो जाएगा 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/λ इज इक्वल टू 109,678 इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। ये कंट्रीब्यूशन है रिडबर्ग का, सॉरी ये कंट्रीब्यूशन है बाल्मर का। He proposed an equation to find wavelength of any line in the second series. What is the importance of second series? Actually second series की आप जो भी वेवलेंथ फाइंड करोगे, सेकेंड सीरीज की सभी वेवलेंथ की रेंज आती है 3600 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में। मतलब ये जो इतनी लाइंस हैं फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर, जो इतनी सभी लाइंस दिख रही हैं, अगर आप फोटोग्राफिक फिल्म की जगह इसको किसी वॉल पे, किसी स्क्रीन पे बनाते तो आपको इनमें से लाइमन, पैशन, ब्रैकेट, फंड कुछ नहीं दिखेगा, कोई लाइन नहीं दिखेगी। आपको सिर्फ बाल्मर सीरीज दिखेगी, क्योंकि बाल्मर सीरीज के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की लाइंस हैं वो विजिबल रेंज में है, बाकी की लाइंस विजिबल रेंज में
नहीं है। इसलिए सबसे पहले बाल्मर ने सेकंड सीरीज को स्टडी किया और सेकंड सीरीज के लिए ये फॉर्मूला प्रपोज किया। ठीक है, ये फॉर्मूला समझ लिया ना आपने, 1/λ इज इक्वल टू कांस्टेंट 109678 इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। नाउ इन 1890 साइंटिस्ट रिडबर्ग जनरलाइज दिस फॉर्मूला। उन्होंने कहा सिर्फ बाल्मर सीरीज का ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाल्मर सीरीज नहीं, नॉट ओनली बाल्मर सीरीज, इसमें से किसी भी सीरीज का, किसी भी लाइन का वेवलेंथ आप थियोरेटिकली फाइंड कर सकते हो। और उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला में, ध्यान से देखना, बाल्मर का फॉर्मूला क्या था, 1/λ इंटू 109678 इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर पर सेंटीमीटर। इस फॉर्मूला को रिडबर्ग ने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। उन्होंने कहा एक काम करो, यहां पे ये जो वैल्यू है 2, अच्छा अगर आप देखोगे तो फर्स्ट सीरीज कौन सी है, लाइमन, सेकंड सीरीज कौन सी है, बाल्मर, यहां पे क्या है 2 स्क्वायर, इसका मतलब इसको रिप्लेस करके उन्होंने कर दिया n1 स्क्वायर। और n1 का मतलब क्या हो गया, n1 का मतलब हो गया सीरीज नंबर। समझ में आया कितना छोटा कैच है। ठीक है, ये बाल्मर का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को यूज करके 109678 इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर पर सेंटीमीटर, इस पूरे फॉर्मूला में उन्होंने देखा कि ये जो 2 स्क्वायर है, इसकी जगह अगर हम सीरीज नंबर लिख देंगे, मतलब लाइमन है तो 1 स्क्वायर, बाल्मर है तो 2 स्क्वायर, पैशन है तो 3 स्क्वायर, ब्रैकेट है तो 4 स्क्वायर, फंड है तो 5 स्क्वायर, तो n1 का मतलब हो जाएगा सीरीज नंबर और n2 का मतलब क्या हो जाएगा, n2 का मतलब हो जाएगा सीरीज नंबर प्लस लाइन नंबर। ठीक है, सो व्हाट हैपेंड इज this condition we can say wavelength of passion series सेकेंड लाइन, पैशन सीरीज की सेकेंड लाइन का वेवलेंथ फाइंड करना है। लाइमन, बाल्मर, पैशन, पैशन कौन से नंबर की सीरीज होती है, थर्ड नंबर की, तो हमारे पास n1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। और कौन सी लाइन फाइंड करनी है, सेकेंड लाइन, तो सीरीज नंबर प्लस लाइन नंबर, n2 का वैल्यू कितना हो गया 5। तो फॉर्मूला क्या है रिडबर्ग का, 1/λ इज इक्वल टू कांस्टेंट 109678 इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर पर सेंटीमीटर। इससे आपको वेवलेंथ फाइंड हो जाएगी पैशन सीरीज की सेकेंड लाइन का। ठीक है, सो सपोज, तो ये टेबल हम स्टडी कर सकते हैं। तो फर्स्ट सीरीज लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज के लिए n1 का वैल्यू कितना होगा, n1 इज इक्वल टू 1। बाल्मर सीरीज के लिए n1 का वैल्यू कितना होगा 2। पैशन सीरीज के लिए n1 का वैल्यू कितना होगा 3, सीरीज नंबर, राइट। ब्रैकेट सीरीज के लिए n1 का वैल्यू कितना होगा 4। फंड सीरीज के लिए n1 का वैल्यू 5 और हम्फ्रे सीरीज के लिए n1 का वैल्यू 6। सीक्वेंस में याद रखना, लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, फंड एंड हम्फ्रे, राइट। ये 6 सीरीज हो गई, राइट, डिपेंडिंग ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड देम और स्टडीड देम। नाउ व्हेन यू फाइंड देयर वेवलेंथ, जो सेकंड सीरीज है, सेकंड सीरीज, इसकी सभी वेवलेंथ, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, लास्ट लाइन, सभी सीरीज, सभी लाइंस के जो वेवलेंथ हम फाइंड करते हैं, वो वेवलेंथ
विजिबल रेंज में होते हैं, मतलब 3600 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होते हैं। तो जो फर्स्ट वाला है ये विजिबल रेंज में है, दिस इज विजिबल। फर्स्ट सीरीज जो लाइमन सीरीज है उसकी एक भी लाइन जो है वो विजिबल रेंज में नहीं है, सभी लाइंस वॉयलेट कलर से छोटी वेवलेंथ है। ये जो फर्स्ट लाइन है, ये जो फर्स्ट सीरीज है, इसकी जितनी भी लाइंस हैं, इन सभी लाइंस का, इनमें से किसी भी लाइन का, लाइमन सीरीज की किसी भी लाइन का जब आप वेवलेंथ फाइंड करेंगे तो वेवलेंथ वॉयलेट कलर से कम आएगा, मतलब अल्ट्रा वॉयलेट रीजन में आएगा। ये अल्ट्रा वॉयलेट रीजन में है, बाल्मर सीरीज विजिबल में है, और ये जो भी है ये रेड कलर से ज्यादा की वेवलेंथ है, मतलब इंफ्रारेड रीजन में है। N2 के वैल्यूज क्या होंगे? N2 के वैल्यू होते हैं N2 इज इक्वल टू N1 प्लस लाइन नंबर। तो बाल्मर के लिए N2 का वैल्यू क्या हो सकता है? तो बाल्मर लाइमन से चालू करते हैं। लाइमन के लिए N2 का वैल्यू क्या हो सकता है? लाइमन के लिए N1 का वैल्यू है 1, N1 का वैल्यू है 1, और आप कम से कम फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ फाइंड करोगे तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। लाइमन की सेकंड लाइन, लाइमन का मतलब हो गया N1 इज इक्वल टू 1, और सेकंड लाइन तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। लाइमन की थर्ड लाइन, लाइमन मतलब N1 का वैल्यू हो गया 1, और थर्ड लाइन है तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। सिमिलरली इफ यू गो फॉर let's say N2 is equal to N1 plus लाइन नंबर, बाल्मर की फर्स्ट लाइन, तो बाल्मर के लिए N1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2, और फर्स्ट लाइन तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, सेकेंड लाइन 2 प्लस 2 4, थर्ड लाइन 2 प्लस 3 5। यहां पे N1 का वैल्यू कितना है? 3, तो फर्स्ट लाइन के लिए हो जाएगा 3 प्लस 1 4, सेकेंड लाइन के लिए N2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2 5। दैट इज हाउ वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ, वी कैन फाइंड द वेवलेंथ। तो ये N1 और N2 के वैल्यू आ गए, तो रिडबर्ग फॉर्मूला यूज करके हम वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। किसी भी सीरीज में कितनी लाइंस बनती है, राइट? नंबर ऑफ लाइंस इन अ पर्टिकुलर सीरीज। नाउ लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज। तो 1 अपॉन लैम्डा is equal to 109678. This 109678 per centimeter is called Rydberg constant. इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? Rydberg constant into 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. n1 का वैल्यू क्या होगा? बाल्मर सीरीज है यानी सेकंड सीरीज, और सेकंड सीरीज की फर्स्ट लाइन, सेकंड सीरीज की फर्स्ट लाइन, सेकंड सीरीज की फर्स्ट लाइन, तो N2 का वैल्यू कितना हो गया? 3। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 109678 इंटू 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आपको मिल जाएगा बाल्मर सीरीज की फर्स्ट लाइन, राइट? सपोज आई से लास्ट लाइन और लिमिटिंग लाइन। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं, मैं कहता हूं आपसे बाल्मर सीरीज की थर्ड लाइन का वेवलेंथ फाइंड करो, बाल्मर सीरीज की थर्ड लाइन या बाल्मर सीरीज की लास्ट लाइन। तो कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग लाइन, लास्ट लाइन, लास्ट पॉसिबल लाइन ऑफ द सीरीज और limiting line of the series is equal to N2 is equal to infinity. तो last line of Balmer series, last line of
बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज की लास्ट लाइन फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, 1/λ इज इक्वल टू कांस्टेंट 109,678 इंटू 1/1 बाल्मर सीरीज है तो n1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी, n2 का वैल्यू क्या है, इंफिनिटी, तो 1/इंफिनिटी विल बिकम 0, तो लास्ट लाइन का वेवलेंथ कितना आएगा, लास्ट लाइन या लिमिटिंग लाइन का वेवलेंथ 1/λ इज इक्वल टू 109,678 डिवाइडेड बाय 4 पर सेंटीमीटर, राइट। सो ये आ गया आपके पास 1/2 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी 0, सो वी कैन राइट लैम्डा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 109,678 109,678 सेंटीमीटर वेवलेंथ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, लास्ट लाइन के लिए n2 का वैल्यू कितना होगा, इंफिनिटी, और लाइमन सीरीज के लिए n1 का वैल्यू कितना होगा, 1, ठीक है, तो रिडबर्ग फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/λ is equal to Rydberg 109,678 1/n1 स्क्वायर, n1 का वैल्यू कितना है 1, माइनस 1/n2 स्क्वायर, n2 का वैल्यू कितना है इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी 0, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 109,678 पर सेंटीमीटर, राइट। इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 912 एंगस्ट्रॉम आएगा, 912 एंगस्ट्रॉम। विजिबल रेंज कहां से चालू होती है, 3800 एंगस्ट्रॉम से स्टार्ट होती है, ये 3800 एंगस्ट्रॉम से कम आ रहा है, 3800 एंगस्ट्रॉम से कम आ रहा है, इसका मतलब ये विजिबल रेंज में नहीं है, विजिबल रेंज से पहले है, मतलब लाइमन सीरीज की जो फर्स्ट लाइन होगी वो अल्ट्रावायलेट रेंज में होगी। थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट, लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, फंड सीरीज, तो लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट फोर्थ नंबर की सीरीज है, फोर्थ नंबर की सीरीज है तो n1 इज इक्वल टू 4, और थर्ड लाइन तो n2 इज इक्वल टू n1 प्लस लाइन, n1 प्लस लाइन 7, तो हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू 109,678 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर पर सेंटीमीटर, राइट। सी, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। आपने एक डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस लिया, डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस लेने के बाद हाई वोल्टेज करंट पास किया, जब आपने हाई वोल्टेज करंट पास किया तो वॉयलेट कलर की लाइट एमिट हुई, ये जो वॉयलेट लाइट एमिट हुई इसको प्रिज्म में से पास करने के बाद फोटोग्राफिक फिल्म पे कुछ बंडल ऑफ लाइंस बना, ईच बंडल ऑफ लाइन इज कॉल्ड सीरीज। पर्टिकुलर सीरीज में जो लाइंस बन रही हैं उन लाइंस के लिए जो रेडिएशन रेस्पॉन्सिबल है उसका वेवलेंथ कितना होगा। फर्स्ट बंडल ऑफ लाइंस जो बन रही हैं इसकी सभी लाइंस को बनाने के लिए जो रेडिएशन चाहिए उसका वेवलेंथ कितना होगा, ये लाइमन ने स्टडी किया, तो लाइमन सीरीज, फिर बाल्मर, फिर पैशन, फिर ब्रैकेट और फिर फंड। सबसे पहले जो सीरीज को स्टडी किया वो बाल्मर ने स्टडी किया क्योंकि वो विजिबल रेंज में आती है, उसको हम देख सकते हैं,
बाकी सीरीजेस विजिबल नहीं थी, तो वो बाद में डिस्कवर हुई। बाल्मर ने इन सभी लाइंस को स्टडी करने के बाद एक जनरल फॉर्मूला दिया, 109678 इंटू 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/λ। इस फॉर्मूला को यूज करके बाल्मर ने थियोरेटिकली अपनी सेकेंड सीरीज की सभी लाइंस के वेवलेंथ को फाइंड किया। इसी फॉर्मूला को रिडबर्ग ने मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करके 2 स्क्वायर की जगह कर दिया n1 स्क्वायर, और n1 का मतलब होता है सीरीज नंबर, n2 का मतलब होता है सीरीज नंबर प्लस लाइन नंबर, राइट। नाउ द लास्ट थिंग इज, अगर हाइड्रोजन की जगह कोई और एलिमेंट है तो फॉर्मूला में हम z स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 तो 1 स्क्वायर, हीलियम के लिए होगा तो 2 स्क्वायर, लिथियम के लिए होगा तो 3 स्क्वायर, तो RH का मतलब रिडबर्ग कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 109678। इसको आप अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करोगे, इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू कम्स 912 एंगस्ट्रॉम, राइट। ये 109678 पर सेंटीमीटर है, राइट। तो ये फॉर्मूला उन्होंने प्रपोज किया विच इज कॉल्ड एज द रिडबर्ग फॉर्मूला। रिडबर्ग फॉर्मूला इज नथिंग बट द मॉडिफाइड बाल्मर फॉर्मूला। बाल्मर फॉर्मूला में n2 स्क्वायर की जगह कर 2 स्क्वायर की जगह कर दिया n1 स्क्वायर, सिंपल। अब आप किसी भी सीरीज की कोई भी लाइन की वेवलेंथ फाइंड कर सकते हो। अगर मुझे फंड सीरीज की सेकेंड लाइन की वेवलेंथ फाइंड करनी है, फंड सीरीज की सेकेंड लाइन की वेवलेंथ फाइंड करनी है, तो लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, फंड 5th नंबर की सीरीज है, और सेकेंड लाइन का वेवलेंथ फाइंड करना है तो 5 + 2 इज इक्वल टू 7। प्रॉब्लम सॉल्व, फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विथ रेस्पेक्ट टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग। कंसेप्चुअली इस टॉपिक का क्या इंपॉर्टेंस है? अब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में लाइंस क्यों बनती हैं, हर लाइन का स्पेसिफिक वेवलेंथ ही क्यों होता है, ये इनमें से किसी भी साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन नहीं किया, राइट। ये इनमें से किसी भी साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और देखो ये जो सब कुछ हो रहा है, इट इज बिफोर द डिस्कवरी ऑफ द रदरफोर्ड्स मॉडल एंड एवरीथिंग। 1890 की बात हो रही है, ईयर पे ध्यान दो। रदरफोर्ड का मॉडल आया 1911 में। रदरफोर्ड अपने मॉडल ऑफ एटम को यूज करके ये नहीं बता सकते कि जब हमने हाइड्रोजन गैस में से इलेक्ट्रिसिटी पास की और ये स्पेक्ट्रम बना तो ये लाइंस क्यों बनी, और इन लाइन की स्पेसिफिक वेवलेंथ क्यों है। इसलिए रदरफोर्ड का मॉडल एक फेलियर मॉडल है। बोर मॉडल ऑफ एटम को इतनी सक्सेस क्यों मिलती है, जबकि बोर मॉडल भी आज के रेस्पेक्ट में देखें तो एक फेलियर मॉडल ऑफ एटम है। स्टिल व्हाई वी गिव सो मच इंपॉर्टेंस टू द बोर्स मॉडल ऑफ एटम, बिकॉज some postulates of the Bohr's model of atom successfully being able to explain why lines are formed in the hydrogen spectrum। मतलब ये जो आप कैलकुलेट कर रहे हो वेवलेंथ, ये सभी वेवलेंथ्स बोर ने अपने मॉडल ऑफ एटम के थ्रू फाइंड करके बताई। तो बोर के मॉडल ऑफ एटम को यूज करके भी हम किसी भी सीरीज की कोई भी लाइन को फाइंड कर सकते हैं और यह भी बता सकते हैं कि वो लाइन क्यों बन रही है। बाल्मर सीरीज की सेकंड लाइन कब और क्यों बनती है, पैशन सीरीज की सेकंड लाइन कब और क्यों बनती है, किसी भी लाइन की, किसी भी सीरीज की कोई भी लाइन कब बनती है और क्यों बनती है, यह एक्सप्लेनेशन बोर्स मॉडल ऑफ एटम से मिल सकता है। दैट इज व्हाई वी हैव टू स्टडी द बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बोर्स मॉडल ऑफ एटम, और उसके बाद टॉपिक होगा एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यूजिंग बोर्स मॉडल। अभी तो हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है और उसकी जो सीरीज होती हैं उनकी लाइंस की वेवलेंथ को कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अभी हमने सिर्फ इतना पढ़ा है, अब हमें बोर्स मॉडल पढ़ना है, और बोर्स मॉडल के बाद हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी सीरीज की कोई भी लाइन कब और क्यों बनती है।
तो अभी हम सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं. The reason and the cause of hydrogen spectrum will cover in the next section. Till then, enjoy the topic, have some question practice. Next topic is very, very important. In the next topic, we'll be talking about the Bohr's model of